प्रिय मित्रों, नमस्कार। इस ई व्याख्यान में हम मांग के सिद्धांत के अंतर्गत मांग के निर्धारक तत्वों यानी मांग मात्रा को प्रभावित करने वाले घटकों और मांग फलन के बारे में विस्तार से समझेंगे, जानेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में मैंने मांग के सिद्धांत के अंतर्गत मांग का अर्थ, मांग मात्रा और मांग के नियम के बारे में बताया था और विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम मांग के सिद्धांत के अंतर्गत मांग को प्रभावित करने वाले उन घटकों के बारे में विस्तार से जानेंगे जो मांग मात्रा को प्रभावित करते हैं, मांग मात्रा को परिवर्तित करते हैं, घटाते हैं, बढ़ाते हैं, यानी मांग मात्रा इनसे बहुत प्रभावित होती है। इससे पहले के व्याख्यान में हमने मांग के नियम के बारे में जाना था और मांग के नियम के अंतर्गत हमने ये पढ़ा था कि मांग का नियम मांग वस्तु की कीमत और मांग मात्रा के बीच में गुणात्मक संबंध को बताता है। और साथ में ये भी हमने देखा था कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में भी परिवर्तन होता है। यदि वस्तुएं सामान्य है तो यदि वस्तु की कीमत में कमी आती है तो मांग मात्रा में वृद्धि होगी, और वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग मात्रा में कमी होगी। यह सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में है। और इसके साथ में मैं याद दिलाना चाहूँगा, उसमें मैंने इस बात पर जोर नहीं दिया था, मैं याद दिलाना चाहूँगा और उस व्याख्यान को पढ़ते समय उस के साथ ये जोड़ दीजिएगा, विशेष ध्यान रखिएगा कि ये तब होता है जब अन्य परिस्थितियां सामान्य रहती है, अर्थात मांग को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व समान रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है या वो स्थिर रहते हैं, तब ऐसा होता है, यानी कि ऐसा घटित होता है। यानी कि मांग वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग मात्रा में उसके विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है। कब? जबकि ये कंडीशन जुड़ी रहती है अन्य बातें समान रहने की दशा में। इसे कहते हैं अदर थिंग्स रिमेन इक्वल, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट और अदर थिंग्स रिमेन सेम, जिसे इस टर्मिनोलॉजी को सेट्रिस पेरिबस कहते हैं। सेट्रिस पेरिबस यानी कि अन्य बातें समान रहने की दशा, यानी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में विपरीत दिशा में परिवर्तन होगा, जबकि मांग को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व स्थिर रहे, अपरिवर्तित रहे। ये अन्य तत्व कौन से हैं? इसके लिए हमें ये जानना आवश्यक है कि मांग को प्रभावित करने वाले सभी घटक कौन कौन से हैं, मांग के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, ये जानना बहुत आवश्यक होगा। तभी हम समझ पाएंगे कि अन्य बातें समान रहने की दशा क्या है। इसलिए हम बढ़ते हैं आगे और किसी भी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में जानते हैं। मांग को निर्धारित करने वाले तत्व या मांग के निर्धारक तत्व जो है वो इस प्रकार है। सबसे पहले तो उस वस्तु की कीमत यानी कि प्राइस। जैसे मान लेते हैं कि वस्तु X है और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा D है, D से डिनोट करते हैं। तो मांगी जाने वाली मात्रा को वस्तु यदि x है तो dx से डिनोट करेंगे, dx से संकेत देंगे, dx के रूप में लिखेंगे। इसी तरह से वस्तु को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण घटक, सबसे पहला जो तत्व है वो है उस वस्तु की स्वयं की कीमत, जिसे हम यदि वस्तु x है तो px के रूप में लिख सकते हैं। x यहाँ पे वस्तु है और p यानी प्राइस है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण घटक है, अर्थात एक वस्तु की कीमत के अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है वह है उपभोक्ता की आय। यानी कि सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि किसी भी वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तित करने वाला जो घटक है वो
उस वस्तु की कीमत है, यानी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग मात्रा प्रभावित हो सकती है, मांग मात्रा बदल सकती है। ठीक इसी तरह से दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है, वो है उपभोक्ता की आय, यानी जो उपभोक्ता उस वस्तु का उपभोग कर रहा है या करने जा रहा है, उस वस्तु की मात्राएं खरीदने के लिए तत्पर है, तैयार है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है उपभोक्ता के पास में संसाधन उपलब्ध हो, मुद्रा उपलब्ध हो, उसके पास आय हो, तभी वो उस वस्तु की मात्राएं खरीद पाएगा। इसलिए दूसरा महत्वपूर्ण जो तत्व है मांग मात्रा को प्रभावित करने वाला, वह है उपभोक्ता की आय, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। आई फॉर इनकम है यहाँ पे। यद्यपि मैं यहाँ पे आपको याद दिलाना चाहूँगा और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, यानी समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, तो उस समय आई इन्वेस्टमेंट के लिए उपयोग किया जाता है, यानी निवेश के लिए संकेत दिया जाता है। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जब पढ़ते हैं, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं और विशेष करके मांग के सिद्धांत के अंतर्गत हम देखते हैं, तो आय का मतलब इनकम होता है और वो उपभोक्ता की आय से संबंध रखता है। तो यहाँ पे पी एक्स यानी कि वस्तु की, जिस वस्तु के बारे में हम कह रहे हैं, यानी वस्तु एक्स है, तो वस्तु एक्स की कीमत, प्राइस ऑफ एक्स गुड्स, और आई यानी कि उपभोक्ता की आय, इनकम। फिर है बहुत महत्वपूर्ण तीसरा जो घटक है, वो है उस वस्तु से संबंधित वस्तुओं की कीमतें। अब ये अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतें क्या होगी, जैसे कि पी वाई और पी जेड के रूप में डिनोट किया है, इसके रूप में लिखा है, यानी पी फॉर प्राइस और वाई मतलब एक संबंधित वस्तु, यानी एक्स जो है वो मूल वस्तु है और उससे संबंधित वस्तु पी वाई है, तो प्राइस ऑफ वाई गुड। और फिर दूसरी और लिखा है पी जेड, यानी कि दूसरी संबंधित वस्तु। ये संबंधित वस्तुएं कौन सी हैं, किस प्रकार की होती हैं, उन्हें हम इस रूप में लिख सकते हैं। एक होती है पूरक वस्तु, यानी कि वस्तुओं के संयोग से ही वह पूर्ण वस्तु बनती है। जैसे कि चाय बनाने के लिए चाय पत्ती के साथ में शक्कर भी चाहिए तो दूध भी चाहिए। इसी तरह से यदि हम पेन खरीदते हैं तो उसमें रिफिल भी चाहिए। ठीक इसी तरह से यदि हम कार खरीदते हैं तो उसमें पेट्रोल भी चाहिए, बिना पेट्रोल पे कार नहीं चलेगी। यानी कि वस्तुओं के युग्म से ही वो वस्तु पूर्ण होती है या उसका उपभोग संपन्न हो पाता है। तो पूरक वस्तु यानी कि सप्लीमेंट्री गुड्स इसको कहते हैं हम, सप्लीमेंट्री गुड्स। जैसे मैंने उदाहरण दिए, तो कार के साथ में पेट्रोल आवश्यक है, तो यदि कार की कीमतों में परिवर्तन होता है, उसकी मांग में परिवर्तन होता है, कार की कीमतों में परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में भी परिवर्तन होगा, जो कि पेट्रोल की कीमतों से भी प्रभावित होगा। अर्थात हम यहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि पूरक वस्तुएं यानी कि एक वस्तु के साथ में दूसरी वस्तु मिलने से उसका उपभोग संपूर्ण हो पाता है, तो उस वस्तु की कीमत के साथ उसकी पूरक वस्तु की कीमत भी उसकी मांग को प्रभावित करेगी। यानी कि एक वस्तु x है लेकिन वो y के बिना अधूरी है, y उसके लिए जरूरी है, तो उस वस्तु x की कीमत और उपभोक्ता की आय और उस वस्तु से संबंधित पूरक वस्तु की कीमत यानी पी वाई भी बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। फिर हम एक और लेते हैं, यदि वो वस्तु पूरक के बिना चल सकती है तो उसके लिए ये पी वाई कोई काम नहीं करती। दूसरी है संबंधित वस्तु, जिसे प्रतिस्थापन के रूप में लिखा गया है। प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का उपयोग संभव हो तो उसे प्रतिस्थापन वस्तु या प्रतिस्थापित वस्तु कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक कंपनी की कार दूसरी कंपनी की कार से प्रतिस्थापित की जा सकती है। मान लेते हैं दो कंपनी हैं, मैं यहाँ पे कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे मारुति कंपनी की कार है और हुंडई कंपनी की कार है। अब दोनों ही जो कंपनी है उनकी कारों में एक सेगमेंट लेते हैं और एक सेगमेंट यानी कि बराबर
लगभग बराबर मूल्य मूल्य की या फिर बराबर क्वालिटी और बराबर दिखने वाली जो कार है या स्टेटस के बराबर स्टेटस की कार है, तो उस कार की जो कीमत है वो, यदि एक कंपनी की कार की कीमत सेम उसी क्वालिटी उसी स्टेटस की कार की कीमत से अधिक है, तो कम कीमत वाली कार अधिक खरीदने की संभावना होती है, या फिर अधिक कीमत वाली कार को कम कीमत वाली कार से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इसका मतलब कि एक वस्तु की कीमत के साथ साथ उससे संबंधित प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत भी एक उस वस्तु की मांग को प्रभावित कर सकती है। अ, इसी तरह से और भी कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। पहले कॉफ़ी और चाय का बहुत उदाहरण दिया जाता था, लेकिन अब कॉफ़ी और चाय को पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उपभोक्ता की रुचि या आदत या जो पसंद है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लोग ज़्यादा भारत में चाय पीना पसंद करते हैं, तो उनको कॉफ़ी कहते हैं तो भी मान लेते हैं सुबह और दोपहर चाय पीते हैं। सुबह उठते ही चाय पीना और 4 बजे चाय पीना के, तो 4 बजे उनको ऑफ़र कॉफ़ी किया जाएगा तो भी कॉफ़ी नहीं लेंगे, वो चाय ही प्रीफर करेंगे। तो अब प्रतिस्थापन वस्तु के रूप में ये ज़्यादा सटीक नहीं है, लेकिन कार के रूप में कह सकते हैं, या फिर कोई पेय पदार्थ है अन्य उसके बारे में कह सकते हैं, या पेन के बारे में आप उदाहरण दे सकते हैं। एक फला कंपनी का पेन है तो दूसरा दूसरी कंपनी का पेन है, दोनों ही बराबर तरह के चलते हैं, दोनों की क्वालिटी बराबर है, लेकिन एक वस्तु की कीमत कम है दूसरे की ज़्यादा है, तो जो दोनों ही वस्तुओं की मांग को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसे हम पी जेड के रूप में डिनोट करते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो है बहुत महत्वपूर्ण है, जो जिसकी हम बात कर रहे थे, उपभोक्ता की रुचि, स्वाद, पसंद, प्राथमिकता, आदतें। यानी कि आदत जो बन जाती है, उपभोक्ता उसी वस्तु को पसंद करता है, चाहे वो महंगी हो रही होती है तो भी उसे वो खरीदता ही है। और रुचि, स्वाद, पसंद और प्राथमिकता क्या है? यदि प्राथमिकता बदल सकती है तो कीमत के बदलने पर उसकी मांग भी प्रभावित होती है। फिर है सामाजिक रीति रिवाज। यद्यपि उपभोक्ता की आदतों रुचियों के बारे में भी यदि बात करें, तो उपभोक्ता की आदतें, रुचियां, स्वाद जो है वो प्राथमिकता है, वो समय के साथ बदलती तो है, लेकिन बदलने में कुछ वक्त लगता है, तब तक कीमत को प्रभावित नहीं कर पाती है कई बार। और यदि उससे अच्छी कोई चीज़ आ जाती है तो उसको स्वाद जम जाता है उपभोक्ता को तो सस्ती मिलने पर जो पहले उपयोग में आने वाली है उसकी मांग वो घटा सकता है, मांग मात्रा कम कर सकता है। इस तरह से ये जो उपभोक्ता की रुचि और आदतें और स्वाद और प्राथमिकता भी मांग को प्रभावित करती है, किसी भी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। फिर है सामाजिक रीति रिवाज, जिसे हम एस से डिनोट किया है। उपभोक्ता की रुचि, स्वाद, पसंद और प्राथमिकता को टी फॉर टेस्ट है, यहाँ पे टी से डिनोट किया जा सकता है, और सामाजिक रीति रिवाज को एस से डिनोट किया जा सकता है। जैसे कि हम देखते हैं ना, अनेक बार रीति रिवाज, तीज त्योहार भी काम कर जाते हैं, मांग को प्रभावित करते हैं। जैसे कि आप देखिएगा, शादी विवाह और इस तरह के समारोह और इस तरह का जब मौसम होता है, उस समय अनेक वस्तुओं के दामों में परिवर्तन होते हुए आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। कई बार टमाटर के भाव अचानक बढ़ जाते हैं, प्याज के भाव अचानक बढ़ जाते हैं, मतलब शादी विवाह और इस तरह के, या फिर सोना चांदी और इस तरह के भी कह सकते हैं। लेकिन अनेक जो तीज त्योहार या शादी समारोह या अन्य जो रीति रिवाज है, उनके ये भी कि वस्तुओं की कीमतों को प्रभावित करते हैं। ये भी मांग को प्रभावित करते हैं। इनकी कीमतों में परिवर्तन होता है तो उसके आधार पर मांग प्रभावित होती है। जैसा मैंने कहा था अभी कि सामाजिक रीति रिवाज मतलब अचानक जब शादी विवाह होते हैं तो उस स्थिति में बहुत सारी वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। अब और है कुछ, जैसे विज्ञापन है, जिसे हम एडवर्टाइज लिख सकते हैं ए, और योजना यानी सरकारी योजनाएं हैं, जैसे हम जी लिखा है, गवर्नमेंट प्लान्स, वो भी मांग को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या में परिवर्तन होता है तो वो भी मांग को प्रभावित करते हैं। और इस तरह से इन सभी घटकों को हम
मांग को प्रभावित करने वाले घटक कह सकते हैं। और ये जो मांग को प्रभावित करने वाले घटक हैं, इनको यदि हम एक तरफ लिखें, क्योंकि ये स्वतंत्र चर हैं, एक तरफ लिखें और दूसरी तरफ यदि हम मांग मात्रा लिखते हैं कि उस वस्तु की मांग लिखते हैं, तो ऐसे में एक समीकरण बनाया जा सकता है। एक तरफ मांग मात्रा रखें और एक वस्तु की मांग मात्रा मांग, और दूसरी तरफ हम स्वतंत्र चर जो कि उसको प्रभावित करने वाले घटक हैं उनको रखें, तो एक समीकरण बनता है जिससे हम समीकरण के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे आपको चित्र में दिख रहा है, एक तरफ डी है, ये आश्रित चर है क्योंकि ये प्रभावित होता है, और ये जो है वो सारे के सारे स्वतंत्र चर है, यानी कि वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, जिसका हमने यहाँ पे जिक्र किया था, वो सभी हम समीकरण के रूप में यहाँ पे लिख रहे हैं। और संबंधित वस्तुओं की कीमतें जैसे पी वाई पी जेड यानी पूरक वस्तुओं की कीमतें, और प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतें, टी यानी कि टेस्ट, जी यानी कि गवर्नमेंट प्लान्स, ई ए मतलब एडवर्टाइजमेंट्स यानी विज्ञापन। विज्ञापन भी बहुत प्रभावित करते हैं मांग को। अनेक बार हम विज्ञापन देख के ही वस्तुओं को खरीदने के लिए आकर्षित होते हैं। और सी मतलब जनसंख्या में के आकार में परिवर्तन भी मांग को प्रभावित करते हैं। इस तरह से हमने ये लिखा। एक तरफ तो आश्रित चर हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा आश्रित चर होते हैं, बराबर है यहाँ पे इसके लेफ्ट हैंड साइड में आश्रित चर और दूसरे साइड में स्वतंत्र चर। तो एक समीकरण बन गया। इसमें एफ जो है बीच में, ये इन दोनों के बीच में फलनात्मक संबंध को प्रदर्शित करता है, बताता है। अर्थात ये जो राइट हैंड साइड में जो लिखे हुए हैं मांग के निर्धारक तत्व, इनको इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है मांग मात्रा, इनके बीच में संबंध को स्थापित करता है, और इस संबंध को फलनात्मक संबंध कहते हैं। इसलिए ये मांग फलन कहलाता है। और मांग फलन को यदि परिभाषा के रूप में या अर्थ के रूप में लिखा जाए, और वो शॉर्ट में यदि पूछा जाए, 2 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जाए, तो इस तरह से लिख सकते हैं कि मांग मात्रा व उसको प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच संबंध को बताने वाला फलन मांग फलन कहलाता है। यानी मांग फलन क्या है? डिमांड फंक्शन किसी भी वस्तु की मांग मात्रा और उसको प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच में संबंध को स्थापित करने वाला फलन मांग फलन है। या फिर जो मैंने बताया अभी ऐसे लिख सकते हैं इसका उत्तर, या फिर आप जो इसमें स्लाइड में लिखा हुआ है इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं पुनः बताना चाहूँगा, डी एक्स मतलब एक्स वस्तु की मांग मात्रा, एफ यानी यहाँ पे केवल संकेत है फलनात्मक संबंध का, और उसके बाद ब्रैकेट में लिखे हैं पी एक्स आई पी वाई पी जेड टी जी ए सी। पी एक्स एक्स वस्तु की कीमत, आई उपभोक्ता की आय, पी वाई संबंधित पूरक वस्तु यानी एक्स वस्तु से संबंधित है वस्तु जो पूरक वस्तु है उसकी कीमत, पी जेड एक्स वस्तु की प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत, टी उपभोक्ता की आदत रुचि स्वाद प्राथमिकता, जी यदि कि गवर्नमेंट प्लान यानी सरकारी कोई योजना है जो उस वस्तु की मात्रा को मांग मात्रा को या मांग को प्रभावित कर सकती है, ए यानी एडवर्टाइजमेंट यानी कि कई बार हम विज्ञापन को देखकर किसी वस्तु को खरीदने के लिए आकर्षित होते हैं, यानी उसकी मांग को प्रभावित करता है एडवर्टाइजमेंट भी। सी यानी कि जनसंख्या का आकार, जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होने पर भी मांग बढ़ती है घटती है यानी परिवर्तित होती है। क्योंकि यहाँ पे मैं ये जो समीकरण है ये मांग का समीकरण है, और एफ लिखने से, और देखिए जब हम बात करते हैं कोई भी चीज़ ब्रैकेट से बाहर होती है और ब्रैकेट के अंदर होती है तो गणित के नियम के अनुसार इनके आपस में गुणा होता है, लेकिन यहाँ पे गुणा नहीं करना है। यहाँ जो एफ है और ब्रैकेट में जो चीज़ लिखी हुई है, जो तत्व लिखे हुए हैं, ये आपस में गुणा होने वाले नहीं हैं। ये केवल जो ब्रैकेट में लिखी हुई चीज़ है और बराबर के उधर जो चीज़ लिखी हुई है, इन दोनों के बीच में फलनात्मक संबंध को बताता है।
इसलिए इसे मांग फलन कहते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और 1 मिनट और लूँगा आपका। इसमें जो मांग को प्रभावित करने वाले जो घटक हैं, वो तत्व हैं, वो मुख्य रूप से जो वो महत्वपूर्ण है, वो तत्व जो हैं वो ये हैं, यानी वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय और संबंधित वस्तुओं की कीमतें। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यही वो तत्व है जिनको हम माप सकते हैं, गिन सकते हैं, मात्रा में लिख सकते हैं, संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। जो अन्य तत्व है ये गुणात्मक रूप वाले हैं, ये इनको हम केवल यहाँ पे लिख सकते हैं, पर इनको संख्याओं के रूप में एकदम जिसको सटीक रूप में कह सकते हैं, इनको हम माप नहीं सकते, लिख नहीं सकते, इनको संख्याओं के रूप में या मात्राओं के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब हम मांग फलन की बात करते हैं तो इसको संक्षिप्त रूप में इस प्रकार के लिख सकते हैं, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, dx इज इक्वल टू, यानी लेफ्ट हैंड साइड में dx है, यानी x वस्तु की मांग मात्रा है, और उधर है f जो कि फलनात्मक संबंध को बता रहा है, दोनों तरफ के dx और यानी मांग मात्रा और मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच में फलनात्मक संबंध को बताता है f, और px, i, py और pz, यहाँ py है, यहाँ पे गौर करिएगा, py और pz यानी कि उस वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, संबंधित पूरक और प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतें, ये मापनीय हैं और दूसरे मापनीय नहीं है, इसलिए इसको संक्षिप्त में इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और इसी आधार पर मांग के नियम को हम विभिन्न प्रभावों के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे आय में परिवर्तन होने पर मांग मात्रा में होने वाले परिवर्तन को आय प्रभाव कहते हैं, और वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले परिवर्तन को कीमत प्रभाव कहते हैं। और तीसरा है, अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होने पर मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है। ये मुख्य रूप से प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप ही मांग मात्रा में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसको प्रतिस्थापन प्रभाव के रूप में पढ़ा जाता है। और ये तो हुआ गुणात्मक संबंध जो कि हमने मांग के नियम के रूप में देखा, और दूसरा और है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसी के आधार पर कह सकते हैं, और वो है ये सब मापनीय है, यानी इनको संख्याओं में लिखा जा सकता है। तो कीमत में होने वाले प्रतिशत माप कैसे सकते हैं? प्रतिशत में माप सकते हैं। तो कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से के फलस्वरूप मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के माप को मांग की लोच कहते हैं। इसी तरह से मांग की लोच का एक तो कीमत लोच रूप है, दूसरा आय लोच रूप है, तीसरा आड़ी या तिरछी लोच है। यानी कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में होने वाले परिवर्तन का माप क्या है? कीमत लोच। आय में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में परिवर्तन का माप आय लोच, और संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में होने वाले परिवर्तन का माप तिरछी या आड़ी लोच कहलाता है। इनको हम विस्तार से अगले ई लेक्चर्स में पढ़ेंगे। धन्यवाद।